साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने हैं। तो हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की तीनों परिकल्पनाएं लिखिए। मीन्स जो बोहर बरी हैं इनके परमाणु मॉडल क्या है, इनकी तीनों परिकल्पनाएं क्या हैं, हमें ये बताना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न बनता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की तीनों परिकल्पनाएं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नील्स बोहर ने, तो वैज्ञानिक इनका पूरा नाम क्या है, नील्स बोहर। तो नील्स बोहर या नील्स बोहर जो भी एग्जाम में आए आप उस प्रकार से करेंगे। तो नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। तो ये आपको याद रखना है कि जो नील्स बोहर हैं इन्होंने अपना परमाणु मॉडल मीन्स जो परिकल्पना प्रस्तुत की है किसके आधार पर दी है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। तो नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की रही जो कमियां हैं इनको दूर किया। तो इसके पहले आया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसमें कुछ कमी रह गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में क्यों नहीं गिर जाता। तो इस कमी को बताया किसने, इस कमी को बताया बोहर बरी ने। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर किया किसने, बोहर बरी ने। किसके आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। इसके बाद आगे हम बताते हैं कि इन कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने निम्न 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो बोहर बरी ने निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए, जिसके अंतर्गत फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमानित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो क्या बताते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये हमारी एक कक्षा हो गई और इस कक्षा के अंतर्गत यहाँ कोई परमाणु है, उसका ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी अनुमानित कक्षा में, उसकी जो अनुमानित कक्षा है उसमें घूमता रहेगा बिना अपनी ऊर्जा को गंवाए। तो हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमानित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसकी अनुमानित कक्षा अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूमता रहेगा बिना अपनी ऊर्जा को खोए। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि ये जो कक्षा है ना, यहाँ पर ये वाली कक्षा, इस कक्षा में ऊर्जा की मात्रा निश्चित है कि इतनी ऊर्जा होगी तभी इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये जो अंदर वाली कक्षा है इसकी भी ऊर्जा क्या है, निश्चित है। इसमें इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसकी ऊर्जा इसके समकक्ष होगी। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा स्तर। जो ऊर्जा की मात्रा निश्चित है ना हर कक्षा की अलग अलग, तो हम कहेंगे ये क्या है, ऊर्जा के स्तर हैं। तो अतः इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इन्हें हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो हमारा फिगर है इसमें एक परमाणु दिखाया गया है, ये उसका नाभिक बताया गया है यहाँ पर, और इसमें ऊर्जा स्तर को दिखाया गया। तो ये हमारी पहली कक्षा हो गई n बराबर 1, इसके बाद ये अगली कक्षा n बराबर 2, इसके बाद तीसरी कक्षा n बराबर 3 और इसके बाद चौथी कक्षा n बराबर 4। तो इसका हम नाम दे देते हैं KLMN। इस प्रकार से हम कह देते हैं K कक्षा है, L कक्षा है, M कक्षा है और N कक्षा है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी अनुमानित कक्षाओं में घूमते हैं और ये अपनी ऊर्जा को खोते नहीं हैं, और ये जो इनकी अनुमानित कक्षा है इनको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा स्तर। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हम बताते हैं ऊर्जा स्तर के बारे में। तो बोहर की जो परिकल्पना है इसमें आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट ऊर्जा स्तर को लेकर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग मीन्स जो MVR है इसका मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना वो केवल उसी कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग जो है
h/2 का गुणज हो, h/2। इसका गुणज होने का मतलब है कि जो हमारी कक्षा होगी यहाँ पर हम n ले लेंगे। अब n का मान 1 रखेंगे तो पहली कक्षा हो जाएगी, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना वो केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग NH/2 के पूर्ण गुणज हो। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि जो कोणीय संवेग है MVR है ये बराबर होगा NH/2। किसके बराबर होगा? NH/2, जहाँ पर n का मान 1 से शुरू होता है क्योंकि ये हमारी कक्षा की संख्या है। तो n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से हम रखते हैं। तो जहाँ पर जो n है ना ये एक पूर्णांक है, पूरा का पूरा अंक है, 1 2 3 4 इस प्रकार से हम रख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को आसानी से क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज हो। यहाँ पर हम बताते हैं कि जो n है ना, n जो है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रम संख्या, जो हमारी कक्षा है उसकी क्रम संख्या, या फिर इसी को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। इस प्रकार से बोहर ने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ना ये कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है इसकी कक्षा निश्चित है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और उनकी निश्चित कक्षा को हम लोग स्थायी कक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से सेकेंड पॉइंट भी आप लोगों को बोहर की परिकल्पना में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हम ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षा में रहते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। अगर इनको बाहर से ऊर्जा मिल जाए ना तो ये अपना घर बार छोड़ के दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, लेकिन दूसरी कक्षा में तब तक रहेंगे जब तक इनकी ऊर्जा है। जैसे ही इनकी ऊर्जा जो है वो खत्म होगी ये अपनी कक्षा में वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा की कक्षा में रहते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये परमाणु में पहले तो निम्नतम ऊर्जा की कक्षा में रहते हैं। तो निम्नतम ऊर्जा की जो इनकी कक्षा होती है उसको हम कहते हैं कि अपनी मूल अवस्था में है। ये कहाँ पर है? अपने ग्राउंड स्टेट में है, अपनी मूल अवस्था में है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से, अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है। कहाँ पर जाता है? उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, मीन्स वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसके बाद दूसरी कक्षा में जाता है। तो जब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा की कक्षा से उच्च ऊर्जा की कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चला गया था अब वहां से अपनी निम्न ऊर्जा की कक्षा में वापस लौटेगा। अब कहाँ लौटेगा? निम्न ऊर्जा की कक्षा में लौटेगा। तो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, मीन्स ऊर्जा को खर्चा करेगा, खर्चा करके आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में बाहर जाएगा इसका मतलब कि इसने ऊर्जा ग्रहण की है, तो ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी वाली कक्षा से अब वो बाहर चला गया तो उसकी कक्षा वो हो गई, तो अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाता है तो ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है ना। तो हम कहेंगे कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा क्या प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पर डेल प्रदर्शित कर रहा है ऊर्जा के मान में परिवर्तन। तो डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1। क्या होता है? E2 माइनस E1। जहाँ पर जो हमारी पहली कक्षा है, निम्न ऊर्जा की कक्षा है, उसको हम लोग n बराबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली कक्षा होगी इसको हम n बराबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारी E2 ऊर्जा है ये उच्च ऊर्जा वाली स्तर की कक्षा की ऊर्जा है और जो E1 ऊर्जा है ये हमारी निम्न ऊर्जा स्तर की जो कक्षा है उसकी ऊर्जा है। तो इस प्रकार से डेल्टा E बराबर हो जाता है E2 माइनस E1।
E1 क्या होता है, E2 माइनस E1, इसका मान भी आपको याद रखना है। डेल्टा ई बराबर होता है HC बाई लैम्डा। डेल्टा ई किसके बराबर होता है, HC बाई लैम्डा के। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला भी याद रखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर का है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।